हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स ऑथेंटिक और मैं हूं सीए प्रियंका पुरोहित। तो दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में हमारे सामने है ओसीएम सेकेंड यूनिट टेस्ट 2022-23 का क्वेश्चन पेपर। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर था, यानी कि एग्जाम जो सेकेंड यूनिट टेस्ट थी वो थी हमारी 25 मार्क्स की, जिसके अंदर हमारे 2 चैप्टर कवर होने वाले थे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो यानी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे पूछा गया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक का। सामने आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, फिगर्स टू द लेफ्ट इंडिकेट क्वेश्चन नंबर्स। आंसर टू एवरी क्वेश्चन मस्ट बी स्टार्टेड ऑन अ न्यू पेज। तो ये आपको प्रेजेंटेशन के हिसाब से फॉलो करना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स था। A statutory corporation is answerable to dash or the state assembly whosoever it creates। तो इसका आंसर है पार्लियामेंट। ABC ऑप्शन में से ऑप्शन ए पार्लियामेंट करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है डैश इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि MSME सेक्टर इन इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिडबी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट बी है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है प्राइवेट सेक्टर एम्स एट प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज टू कस्टमर। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एम होता है, उसका टारगेट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज आप समझ सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर का होता। तो ये पहला आंसर है फॉल्स। सिडबी हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई। ये अगेन फॉल्स है, क्योंकि हेड ऑफिस कहाँ पर है? लखनऊ में है। थर्ड क्वेश्चन है द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें गवर्नमेंट कंपनी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यानी 2 करने थे और 4 मार्क्स का था, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आप उसका डेफिनेशन बता सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग मिनिमम 51% of paid up share capital held by the central government or any state government or partly by central government and partly by one or more state governments is known as government company। तो ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, मिनिमम 51% यानी कि मोर देन मेजोरिटी जो है वो या तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट साथ साथ में करते हैं, या अलग अलग करते हैं, या फिर दोनों मिल के करते हैं, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। फिर अगले पॉइंट में हम इसके एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, या फिर हिंदुस्तान मशीन टूल्स। फिर हमें थर्ड पॉइंट में लिखना था कि द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी कि अगर CG यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ओन कर रही है, कैपिटल ओन कर रही है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आएगा, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ओन कर रही है तो उस स्टेट के गवर्नर का नाम आएगा शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। और बाद में आप बता सकते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर कि उनके एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट के बिफोर ले करनी पड़ती है। इनके जो ऑडिटर होते हैं वो क्या है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, और मैनेजमेंट जो होता है वो स्किलफुल एम्प्लॉयज़ और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथ में होता है। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते थे। कोई जो पॉइंट आपको याद आ रहे हैं वो लिख सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा KVIC। तो इसमें अगेन आपको पहले डेफिनेशन लिखना होता है। KVIC का मतलब हो गया खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये क्या होता है? इट इज़ एक्टिवली वर्किंग फॉर प्लानिंग, प्रमोशन एंड प्रोडक्शन ऑफ खादी एंड अदर रूरल इंडस्ट्रीज। फिर अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते थे कि ये KVIC रिसीव फंड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। और लास्टली आप इसके ऑब्जेक्टिव्स बता सकते थे। द सोशल ऑब्जेक्टिव is providing employment, economic objective is producing saleable articles, or wider objective is creating self-reliance amongst poor and building up a strong rural community spirit। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक। उसके लिए आप डेफिनेशन लिख सकते थे उसका कि वर्ल्ड बैंक is an international organization that provide finance, advice and research to developing countries। ये कोई रेगुलर बैंक नहीं है। इंस्टेड इट कंप्राइजेस ऑफ 2 इंस्टीट्यूशन, नेमली इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD, एंड दूसरी इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA। एज ऑन डेट इसमें 189 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि शेयर करती हैं ओनरशिप ऑफ दिस बैंक। दिस बैंक वर्क्स क्लोजली विथ 3 ऑर्गेनाइजेशंस,
पहला है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, दूसरा है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी और तीसरा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जिसमें 2 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको एक करना था और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। A central government passes a statute in the parliament and forms a business organization which is having autonomy in administration and this organization is answerable to legislation। तो सबसे पहला क्वेश्चन है which type of organization is this। तो देखिए, क्योंकि स्टैट्यूट के अंदर एक पार्लियामेंट में मतलब एक स्टैट्यूट पास हुआ है, तो ये कौन सी कंपनी हो गई, ये हो गई एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी 3 फीचर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स हो सकते हैं कि वो एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनके अंदर होती है और नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। थर्ड क्वेश्चन था गिव एनी 1 एग्जांपल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो आरबीआई या फिर एलआईसी ये इसके एग्जांपल्स हैं, सेबी ये भी एक इसका एग्जांपल है। यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि आईसीएआई यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Anand completed his MBA and wants to start a small scale industry. He is good at using technology. He has very good business idea in mind and is looking for lender or investor. तो पहला क्वेश्चन आता है हु इज अ प्रमोटर और बिजनेसमैन इन दिस केस, जैसा कि हमने देखा आनंद। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसआई। तो एसएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन है सजेस्ट डिजिटल वेज टू फाइंड लेंडर और इन्वेस्टर फॉर दिस इनिशिएटिव। तो आनंद क्या यूज़ कर सकता है, आनंद यूज़ कर सकता है सिडबी डिजिटल इनिशिएटिव विच हेल्प्स इन फाइनेंसिंग एंड डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। He can also make use of the Udyani Mitra, which is a portal introduced by SIDBI to improve accessibility of credit and hand-holding services to MSME. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है डिस्टिंग्विश बिटवीन। इसमें 2 पूछे गए हैं, हमें एक का आंसर देना है, अटेम्प्ट करना है और वो 4 मार्क्स का है। तो 4 मार्क्स के हिसाब से एटलीस्ट मिनिमम 4 to 8 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। तो सबसे पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो हम मीनिंग लिख देंगे उसका, फिर लिख देंगे जैसे कि मीनिंग क्या है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ ओन्ड मैनेज कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अ कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा पॉइंट आ गया मीनिंग का, ये पहला पॉइंट हो गया मीनिंग का। सेकेंड पॉइंट हो गया कैपिटल का। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड फंड्स जो होते हैं वो एनुअल बजट जो गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है उससे होता है। जब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूट होता है गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जब स्थापना होती है उसको स्टार्ट किया जाता है तब, और एडिशनल कैपिटल भी होता है तो वो गवर्नमेंट कभी भी दे सकती है, किसी भी वक्त दे सकती है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट कौन करता है भाई, ये गवर्नमेंट की जो प्रॉपर मिनिस्ट्री होती है वो करती है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में जो गवर्नमेंट डायरेक्टर्स नॉमिनेट करते हैं वो लोग करते हैं। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं कंट्रोल के बारे में। तो अगेन वो कंसर्न मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है और यहाँ पर एक्ट स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट करता है। फिर आता है लीगल स्टेटस। द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का कोई लीगल सेपरेट स्टेटस नहीं होता, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। फिर उसका बोरोइंग पावर, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बाहर से पैसा नहीं ले सकती, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पब्लिक से पैसा ले सकती है। इसके अलावा आप एस्टैब्लिशमेंट भी बता सकते हैं, ऑटोनॉमी के हिसाब से पॉइंट लिख सकते हैं और स्टाफ के बारे में भी पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अंदर अगेन आपको पहले मीनिंग बताना है दोनों का, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का, फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, जॉइंट एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उसमें आ गया डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। मेन मोटिव थर्ड पॉइंट हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है इज़ टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग इसेंशियल सर्विसेज। फिर आता है मैनेजमेंट की बात। तो मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका ओनर होता है वही करता है, लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है। फिर आता है बिजनेस एरिया। तो बिजनेस एरिया क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एरियाज होती हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे यूटिलिटी सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब आता है। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेटर एफिशिएंसी देखने को मिलती है ड्यू टू प्रोफेशनलिज्म, लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर की
प्राइवेट सेक्टर में ग्रेटर एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलता है, लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे लैक ऑफ एफिशिएंसी, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से आप मीनिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनका मेन मोटिव, उनका मैनेजमेंट, उनका साइज ऑफ एंटिटी, कैपिटल प्रोवाइडर, बिजनेस एरियाज, डिसीजन मेकिंग और एफिशिएंसी के ऊपर पॉइंट्स लिख सकते थे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है सिडबी एक्ट्स एज एन इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ एमएसएमई। तो इसमें हमें एक ही क्वेश्चन को आंसर करना है, 4 मार्क्स का है, तो एट मिनिमम आपको 4 पॉइंट्स तो लिखने ही है। तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं कि सिडबी एम्स एट प्रोवाइडिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू एमएसएमई टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंस फैसिलिटीज टू बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट ऑफ एमएसएमई। तीसरा पॉइंट आ सकता है कि वो रीफाइनेंस ऑपरेशंस भी करता है, साथ ही साथ डायरेक्टली भी एमएसएमई को पेमेंट करता है, लेंड करता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि सिडबी एक्ट करता है एज अ मेंटर या फिर एडवाइजर टू एमएसएमई, और वो एक नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि सब्सिडी स्कीम्स भी प्रोवाइड करती है टू सच एमएसएमई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट इज द सोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसके अंदर आपको बताना है 4 पॉइंट अगर आप जो लिखना चाहते हैं, वो पहला पॉइंट होगा उसमें कि मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस आर फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि पॉवर्टी, इलिटरेसी, लैक ऑफ स्किल्स एंड हेल्थ केयर। एसएचजी जो होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वो हेल्प करते हैं टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव लेवल। एसएचजी वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ हेल्प एंड यूनिटी इन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं it brings together the rural poor people to solve the problems of individual and that of the community as a whole। और इसके साथ में लास्ट पॉइंट आप बता सकते हैं कि थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट thousands of poor and marginalized individuals build their lives, their families and their society। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उसके अंदर अगेन 2 में से एक क्वेश्चन करना था, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है इसमें स्टेट द मेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। तो जब भी देखिए आपके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आपको जैसे यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट्स पूछें, लेकिन आपको मेरिट्स नहीं बताने, खाली आपको पहले उसका मीनिंग बताना है, उसका एक डेफिनेशन देना है और उसके कुछ फीचर्स का एक इंट्रो देना है। उसके बाद में आप अपने मेरिट्स पर आएंगे और लास्टली आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट भी देना होता है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हैं कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम। सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ कंपनी दैट हैज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ इन मोर देन वन कंट्री। बाद में आप बता सकते हैं कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैज़ फैसिलिटीज़ एंड अदर एसेट्स इन एटलीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री। वेरी लार्ज मल्टीनेशनल्स हैव ब्रॉट बिजनेस बजट्स दैट एक्सीड दोज ऑफ मैनी स्मॉल कंट्रीज। इसके साथ आप कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आर समटाइम रेफर्ड एज ट्रांजिशनल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। एग्जांपल्स ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल आर बाटा इंडिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स। इसके बाद में आप उनके कुछ फीचर्स हाईलाइट कर सकते हो कि उनका ह्यूज एसेट टर्नओवर होता है, इंटरनेशनल ऑपरेशन होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, माइटी इकोनॉमिक पावर रहती है, एडवांस और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रहती है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है। अब हम आते हैं इसके मेरिट्स के ऊपर। तो मेरिट्स आपको कम से कम लिखने हैं 8 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 पॉइंट तो आने चाहिए इसके अंदर। तो इसमें पहला है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाता है। सेकेंड पॉइंट होगा कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। थर्ड पॉइंट होगा प्रॉपर यूज ऑफ आइडियल रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट होगा टेक्निकल डेवलपमेंट। फिफ्थ पॉइंट हो सकता है मैनेजरियल डेवलपमेंट। सिक्स पॉइंट हो सकता है एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज। सेवेंथ, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और 8th पॉइंट, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नाबार्ड। तो यहाँ पर भी आपको पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देना है, कुछ मीनिंग डेफिनेशन प्रोवाइड करना है, उसके बाद आपको नाबार्ड के फीचर्स पर आना है। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ शिवारामन कमेटी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और एक्ट का नाम था द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। 81 में एक्ट आया और 82 में ये बना दिया गया। इट इज़ एन इंस्टीट्यूट फॉर फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका, मुंबई में है, और रीजनल ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया में है। द नाबार्ड इज एन रिकॉग्नाइज्ड एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो ये इसका आपने एक अच्छा छोटा इंट्रो दे दिया। इसके बाद में आप छोटा सा लिख सकते हैं कि रोल ऑफ नाबार्ड क्या है। प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस टू लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज, ये आप बता सकते हैं। अब हम आते हैं फीचर्स के ऊपर। तो सबसे पहला फीचर है नाबार्ड का कि वो एक एपेक्स बैंक है। नेक्स्ट फीचर है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड फीचर है इट इज़ एन असिस्टेंट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर रूरल डेवलपमेंट। फिफ्थ पॉइंट है सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंगेज इन एग्रीकल्चर फाइनेंस, यानी कि सुपरविजन भी करता है। सिक्स पॉइंट है प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन टू आरबीआई। फिर आएगा फाइनेंसिंग रूरल इंडस्ट्रीज और लास्ट पॉइंट आएगा रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। तो इस हिसाब से आप नाबार्ड के ऊपर अच्छे खासे 8 पॉइंट का आंसर लिख सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी मदद मिले कि सेकंड यूनिट टेस्ट ऑफ OCM कैसा होने वाला है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज मी, CA प्रियंका पुरोहित।